बीटीएस का क्रेज दुनिया में कितना है, इस एक वीडियो से समझ जाएगा। 6 मई 2026 50,000 लोगों ने बीटीएस को देखने के लिए पूरा रोड जैम कर दिया है। सरप्राइजिंग बात, ये वीडियो साउथ कोरिया का नहीं है, ये वीडियो मेक्सिको का है, दुनिया के दूसरे कोने का, जहां के लोग कोरियन जानते तक नहीं, शायद ठीक से इंग्लिश भी नहीं बोलते, लेकिन बीटीएस को जानता है। यूजुअली एक देश के फॉरेन मिनिस्टर या पीएम दूसरे देश के प्रेसिडेंट से मिलते हैं। यहाँ एक बैंड मेक्सिको के नेशनल पैलेस में बालकनी से लोगों को ग्रीट कर रहा है। BTS concerts in Mexico have now become a presidential issue. More than 50,000 fans flooded the iconic Zocalo Square after the K-pop superstars. One of the biggest groups on the planet. कोरियन प्रेसिडेंट ने बीटीएस को स्पेशल डिप्लोमेटिक एनवॉय बनाया है। बीटीएस को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस करने के लिए 3 बार बुलाया जा चुका है, और तो और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी उन्हें व्हाइट हाउस में इनवाइट किया। साउथ कोरिया गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसी के साथ साथ एक और चीज एक्सपोर्ट करता है, और वो है अपना कल्चर। के ड्रामास बेचकर, के पॉप आर्टिस्ट की हेल्प से या फिर कोरियन स्किन केयर से ढेर सारा पैसा कोरिया कमाता है। के पॉप ने कोरिया को अमीर बनाया है, और इससे भारत को सीखने की जरूरत है। कैसे? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। हम ऐसे ही दुनिया भर का बेस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अगला वीडियो कौन से देश के बारे में होना चाहिए, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइए। चैप्टर 1, भारत से गरीब। साल था 1950, कोरियन वॉर शुरू हो चुका था। नॉर्थ कोरिया को चाइना और सोवियत यूनियन का सपोर्ट था, साउथ कोरिया को अमेरिका और यूएन का। इस वॉर में 30 से 40 लाख लोगों की जान गई थी। कोरिया के शहर मलबे का ढेर बन चुके थे, बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, सब कुछ तबाह हो चुका था। 1953 में वॉर खत्म हुआ, तब साउथ कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। पर कैपिटा इनकम सिर्फ $87। तब इंडिया की पर कैपिटा इनकम $122 थी, साउथ कोरिया से 50% ज्यादा। आज इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2,800 है और कोरिया की $37,500। इतनी एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई कैसे? क्योंकि साउथ कोरिया के पास सऊदी जैसा ऑयल नहीं है, साउथ अफ्रीका जैसे डायमंड्स नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जैसे माइंस नहीं है, और तो और इंडिया जैसी जमीन भी नहीं है जो बहुत सारा खाना प्रोड्यूस कर पाए। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि तब एक कंट्रोवर्शियल लीडर साउथ कोरिया में आया, पार्क chung hee। ये कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि कुछ लोग इसे डिक्टेटर समझते हैं, तो कुछ लोग कोरिया के इकोनॉमिक मिरेकल का आर्किटेक्ट, क्योंकि इस इंसान ने साउथ कोरिया के फ्यूचर का डायरेक्शन कंप्लीटली बदल दिया। एक सिंपल मंत्र के साथ, एक्सपोर्ट और डाई। जो भी बनाओ सिर्फ अपने देश के लिए मत बनाओ, बड़ा सोचो, दूसरे देशों को बेचो, बाहर से पैसा कोरिया में लाओ। This is why 1966 से 1990s तक साउथ कोरिया 17.9% से ग्रो हुआ। ये CAGR है, यानी अच्छे बुरे सालों को मिलाकर निकाला गया एवरेज। ये एक चमत्कार नहीं है, ये केयरफुल प्लानिंग का नतीजा है। गवर्नमेंट ने कुछ बड़ी कंपनीज को सस्ते लोन्स दिए, सपोर्ट दिया, फॉरेन मार्केट्स तक पहुंच दी, लेकिन साथ ही उन पर प्रेशर डाला। अगर ग्लोबल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते तो फिर सरवाइव भी नहीं कर सकते। इसी मॉडल से कुछ कंपनीज उभर कर सामने आई जो ग्लोबल ब्रांड्स बन गए, सैमसंग, ह्यूंडई, LG। आज ये हाउस होल्ड नेम्स है जिन्हें चेबॉल के नाम से जाना जाता है। ये वो कंपनीज हैं जो अडेप्ट कर पाए, लेकिन उस वक्त ये छोटी कंपनीज थी। सैमसंग ने शुरुआत नूडल्स और ग्रोसरी प्रोडक्ट्स बेचने से की थी। ह्यूंडई के फाउंडर चुंग जू यंग एक गरीब फार्मिंग फैमिली से आते थे और नौकरी की तलाश में घर से भाग गए थे। साउथ कोरिया का फोकस क्लियर था कि दुनिया के साथ बिजनेस करो और जितना ज्यादा बेच सकते हो उतना बेचो। अगले 35 सालों में इसी स्ट्रैटेजी ने कमाल कर दिखाया। जिस देश का पर कैपिटा जीडीपी 1950s में डबल डिजिट में था, 1996 तक $10,000 क्रॉस कर चुका था। दिस इज कॉल्ड द मिरेकल ऑन द हान रिवर। ये है मॉडर्न डे हिस्ट्री का सबसे फास्ट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर 2, अ स्ट्रेंज एक्सपोर्ट।
1997 में हुआ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। फॉरेन इन्वेस्टर्स एशिया के इमर्जिंग मार्केट से पैसा फटाफट विड्रॉ करने लगे, करेंसीज क्रैश होने लगी, साउथ कोरिया के बिजनेसेस बंद होने लगे, बैंक्स डूबने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। यहाँ तक कोरिया को IMF के पास मदद के लिए जाना पड़ा। साउथ कोरिया सरकार ने लोगों से विनती की कि अगर देश को बचाना है तो गोल्ड डोनेट कीजिए। किसी ने अपनी वेडिंग रिंग डोनेट कर दी, किसी ने अपनी चेन, किसी ने अपने गोल्ड मेडल्स, किसी ने अपने जिंदगी भर की सेविंग्स। लगभग 35 लाख साउथ कोरियंस ने मिलकर वॉलंटरीली अपना सोना डोनेट किया, 227 टन्स ऑफ इट। 1960s में जब भारत में फूड क्राइसिस चल रहा था, तब शास्त्री जी ने कहा था कि एक मील छोड़ दो, और उन्होंने एग्जाम्पल से लीड किया था। उन्होंने खुद दिन में एक बार खाना खाना कम किया था। एक क्राइसिस के समय कितने बाबूज होंगे जो एक्चुअली देश के हित में सोचेंगे? मुझे कमेंट्स में बताइए। कोरिया के एग्जाम्पल पर वापस आता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि लोगों ने जो 227 टन सोना डोनेट किया था वो उनका प्राइवेट सोना था, वो उन्होंने देश के लिए डोनेट किया था। एक तरफ क्राइसिस कहर मचा रहा था और दूसरी तरफ एक छिपकली कहर मचा रही थी। क्या क्या क्या? एक छिपकली? यस, डायनासोर की बात हो रही है, जुरासिक पार्क का डायनासोर। तभी थिएटर्स में हॉलीवुड की जुरासिक पार्क मूवी चालू थी और कोरियन लीडर्स के हाथों में एक रिपोर्ट आया जिसने कहा कि जुरासिक पार्क एक मूवी ने ओवरसीज $621 मिलियन कमाए। Hyundai ने 1.5 मिलियन गाड़ियां बेचकर जितना पैसा कमाया, ये फिगर उससे भी बड़ी थी। अब कोरियंस इसे एक इंसल्ट के तौर पर ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे एक लेसन बनाया कि हमेशा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी कल्चर भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। कल्चर यानी सॉन्ग्स, मूवीज, टीवी शोज, वो सारी बातें जो फॉरेन का पैसा आपके देश में ला सकती हैं, आपके देश की इमेज सुधार सकती हैं, आपको एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर बना सकती हैं। जब सरकार ने कल्चर को सीरियसली लेना शुरू किया, तब कोरिया की ग्रोथ का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। चैप्टर 3, K-pop मास्टर प्लान। कोरियन सरकार ने अपने कल्चरल मिनिस्ट्री का बजट $14 मिलियन से बढ़ाकर $84 मिलियन कर दिया। नए लॉज लाए गए और एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स को सब्सिडीज दी गई ताकि कोरियन कंटेंट को ग्लोबल लेवल तक पुश किया जा सके। और फिर बनी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोका, कोरियन क्रिएटिव कंटेंट एजेंसी। इसका काम सिंपल था, कोरियन कंटेंट को दुनिया भर तक पहुंचाना। जब गवर्नमेंट्स कल्चर में इन्वेस्ट करती हैं, तो अक्सर म्यूजियम्स बनते हैं, आर्ट फेस्टिवल्स होते हैं। लेकिन साउथ कोरिया ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने डिसाइड किया कि कल्चर को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की तरह बिल्ड किया जाए, और इसी से शुरुआत हुई हालियू की, यानी द कोरियन वेव। हालियू ये कॉन्सेप्ट इतना सक्सेसफुल होगा, ये शायद कोरियन गवर्नमेंट ने भी सोचा नहीं था। कोरियन कल्चर इस लेवल तक ग्लोबल फिनोमेना बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये एक अनइंटेंडेड सक्सेस था, लेकिन इसका ग्राउंड वर्क काफी स्ट्रॉन्ग था। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, फास्ट इंटरनेट और ग्लोबल प्रेजेंस के साथ। 2005 तक 70% से ज्यादा कोरियन हाउसहोल्ड्स में इंटरनेट कनेक्शन था। 200 Mbps का स्पीड, जिसे हम आज फास्ट इंटरनेट कहते हैं, वो 20 साल पहले ही कोरिया में आ चुका था। कोरियन लोग इंटरनेट नेटिव बन चुके थे। फिर कोरिया ने फोकस किया टैलेंट पर। इस पीरियड में SM, YG और JYP जैसे एंटरटेनमेंट कंपनीज ने K-pop ट्रेनिंग सिस्टम को डेवलप किया। सिंगिंग, डांसिंग, स्टेज परफॉर्मेंस, फॉरेन लैंग्वेजेस और मीडिया हैंडलिंग से लेकर स्टाइलिंग तक हर चीज की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी। K-pop स्टार्स ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज नहीं थे, उन्हें केयरफुली ट्रेन किया जाता था। उनकी ट्रेनिंग कभी-कभी ओलंपिक एथलीट से भी ज्यादा इंटेंस होती थी, और धीरे धीरे नए ग्रुप्स सामने आने लगे। वंडर गर्ल्स, गर्ल्स जनरेशन, EXO। हर जनरेशन पिछली जनरेशन से थोड़ा ज्यादा ग्लोबल थी।
साथ ही कोरियन ड्रामास भी एशिया में काफी पॉपुलर होने लगे और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चेन रिएक्शन शुरू हुआ। लोग कोरियन ड्रामास देखते थे, फिर कोरियन फूड ट्राई करते थे, कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते थे क्योंकि वो उनके स्टार्स जैसे दिखना चाहते थे, फिर कोरिया विजिट करना चाहते थे। यानी एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को पुश कर रही थी। फिर आया साल 2012 जहां YouTube की मदद से कोरिया वर्ल्ड वाइड पहुंच गया एक सेंसेशन के साथ, गैंगनम स्टाइल। वो हॉर्स राइडिंग वाला डांस आपको तो याद ही होगा जो हर जगह पर वायरल हो रहा था। इनफैक्ट विराट कोहली ने भी किया था। गैंगनम स्टाइल यूट्यूब की हिस्ट्री का पहला वीडियो बना जिसने 1 बिलियन व्यूज क्रॉस की। पूरे वर्ल्ड ने पहली बार रियलाइज किया कि साउथ कोरिया सिर्फ फोन्स और कार्स नहीं बनाता, साउथ कोरिया का एक डिस्टिंक्ट कल्चर भी है। लेकिन गैंगनम स्टाइल एक मूवमेंट था, असली मूवमेंट अभी बाकी था। वो आया 2013 में जब एक रिलेटिवली छोटी कंपनी के अंडर 7 लड़कों ने डेब्यू किया। ग्रुप का नाम था BTS। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर ये ग्रुप सिर्फ म्यूजिक नहीं, पूरी दुनिया में साउथ कोरिया का एडवर्टीजमेंट बन जाएगा। गवर्नमेंट ने BTS को डायरेक्टली क्रिएट नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट ने वो इकोसिस्टम क्रिएट किया जहां BTS जैसा फिनोमेना पैदा हो सकता है। और अब वो इकोसिस्टम अपना बड़ा रिजल्ट देने वाला था। चैप्टर 4 राइज एंड राइज ऑफ BTS। 2019 में Hyundai रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एस्टिमेट लगाया कि BTS हर साल साउथ कोरियन इकोनॉमी में लगभग 5.5 ट्रिलियन वॉन कंट्रीब्यूट करता है। रुपीस की बात करें तो 34,000 करोड़ रुपए, और उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कई बड़े बड़े कंपनीज के एनुअल रेवेन्यूज के बराबर है। इमेजिन, बस एक म्यूजिक ग्रुप एक पूरे देश के GDP में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जब BTS का कॉन्सर्ट सोल में अनाउंस होता है तो सिर्फ स्टेडियम्स नहीं भरते, पूरा शहर भर जाता है। फ्लाइट्स बुक हो जाती हैं, होटल्स फिल हो जाता है, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस अचानक स्पाइक करता है, मर्चेंडाइज स्टोर्स के बाहर लाइन लग जाती है। यानी एक BTS कॉन्सर्ट सिर्फ एक म्यूजिक इवेंट नहीं होता, वो एक इकोनॉमिक बूस्ट होता है। इस पूरे फिनोमेना को कहते हैं द BTS इफेक्ट। कॉन्सर्ट तो बस एक शुरुआत है, असली गेम कॉन्सर्ट के बाद शुरू होता है। मान लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं, आपने BTS का गाना सुना, आप फैन बन गए। अब नेचुरली क्यूरियोसिटी आएगी कि ये लोग किस कंट्री से हैं, वहाँ लोग रहते कैसे हैं, वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ की लैंग्वेज कैसी है। और यहीं से सॉफ्ट पावर का मैजिक शुरू होता है। अब BTS से K-ड्रामा तक पहुंच जाते हो, फिर K-ड्रामा से कोरियन फूड तक, फिर कोरियन फूड से कोरियन स्किन केयर तक, और फिर लिटरली कोरिया तक। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, डेटा भी एग्जैक्टली यही दिखाता है। BTS फेस्टा 2025 में BTS की 12th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए 1 लाख से ज्यादा फैंस जमा हो गए थे। अक्टूबर 2022 में जब BTS ने अपना येट टू कम कॉन्सर्ट किया था, तब 5 लाख फैंस ने बुसान को विजिट किया था, जिसमें 60% फॉरेनर्स थे। और इस पूरे कॉन्सर्ट का इकोनॉमिक इफेक्ट नियरली 1 ट्रिलियन वॉन एस्टिमेट किया गया था। 2017 में टोटल कंज्यूमर गुड्स एक्सपोर्ट के 1.7% के लिए BTS रिस्पॉन्सिबल था। यानी अराउंड $65.2 बिलियन सिर्फ एक आर्टिस्ट ग्रुप से आता। ये कल्चर को एक्सपोर्ट करने की बात सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं रहती। चलिए मूवीज की बात करते हैं। 2020 में पैरासाइट ने हिस्ट्री बना दी। 92 साल में पहली बार किसी नॉन इंग्लिश फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर जीता, और दुनिया को रियलाइज हुआ कि साउथ कोरिया वर्ल्ड क्लास फिल्में बना सकता है। अगले ही साल 2021 में नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम वायरल हुआ। 1 महीने के अंदर उसे 100 मिलियन से ज्यादा हाउस होल्ड्स ने देखा। पूरे वर्ल्ड में कोरियन कल्चर सडनली मेन स्ट्रीम बन गया। लोग कोरियन सोसाइटी के बारे में सर्च करने लगे, कोरियन लैंग्वेज सीखने लगे, कोरिया ट्रैवल करने लगे। और फिर आता है की ब्यूटी। आज कोरियन स्किन केयर इंडस्ट्री दुनिया भर में $multi-billion का बिजनेस है। फेस मास्क, सीरम्स, ग्लास स्किन,
ऐसे टर्म्स जो कुछ साल पहले इंडिया में ऑलमोस्ट अननोन थे, आज हर ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर मिल जाते हैं और इसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है कोरिया को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट कोई कमर्शियल नहीं होता, यही के पॉप ग्रुप्स और कोरियन ड्रामाज होता है। लोगों को पता ही नहीं होता कि वो एक एड देख रहे हैं। एंटरटेनमेंट में एडवर्टाइजमेंट को इस तरह से मर्ज किया जाता है कि लोगों को लगता है ये कितना ऑर्गेनिक है। आई विश कि इंडियन ब्रांड्स इसे समझ पाते। लोग एक्टर्स की स्किन देखते हैं और फिर वही प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करते हैं जो कोरिया में बनते होंगे। फूड के साथ भी ऐसा ही होता है। आपने नोटिस किया होगा कि कई इंडियन ब्रांड्स भी कोरियन वर्जन्स निकाल रहे हैं, कोरियन फ्लेवर्स आ रहे हैं। कोरियन फ्राइड चिकन और किमची दुनिया भर में अचानक पॉपुलर हो रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये केयरफुल प्लानिंग का नतीजा है। दुनिया भर में लोग वॉलंटरली कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें कोरिया में जॉब चाहिए या फिर कोई एग्जाम क्लियर करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बस के ड्रामा को ठीक तरह से समझना चाहते हैं, बिना सबटाइटल्स के देखना चाहते हैं। लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज बिकम्स अ फ्लेक्स फॉर देम। 2023-24 में कोरियन इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉरेन लैंग्वेजेस में से एक थी। इसे कहते हैं इन्फ्लुएंस, और ये इन्फ्लुएंस ही साउथ कोरिया का असली एक्सपोर्ट है। जैसे अमेरिका पूरे दुनिया को वेपन्स बेचता है, चाइना वायरस और पाकिस्तान टेररिज्म, वैसे ही साउथ कोरिया अपना कल्चर बेचकर अमीर बनता है। चैप्टर 5 लेसन्स फॉर इंडिया। अब इस पूरी स्टोरी को इंडिया से कनेक्ट करते हैं। साउथ कोरिया का मंत्र क्या था? एक्सपोर्ट और डाई। मतलब जो भी बनाओ सिर्फ अपने घर के लिए मत बनाओ, पूरी दुनिया के लिए बनाओ। और शायद आज यही मंत्र इंडिया को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि एक बात बिल्कुल क्लियर है, इंडिया में टैलेंट है, ये दुनिया के सामने ऑलरेडी आ रहा है। धुरंधर 2025 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म थी, जो इस साल 2026 में जापान में जापानीज वर्जन के साथ रिलीज होने वाली है। उसी के साथ साथ पुष्पा 2 भी रिलीज हुई थी। RRR ने ऑस्कर जीता और $160 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए। ये मूवी जापान में हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बन गई। हमें इसी मोमेंटम को कैपिटलाइज करने की जरूरत है। ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो एक ग्लोबल फिनोमेना बन सकती है, जिनका एक ग्लोबल अपील हो सकता है, जिनमें कोई ऐसा मैसेज है जो इंडिया की सॉफ्ट पावर बना सकता है। हिंदी म्यूजिक आज ग्लोबल स्ट्रीमिंग के टॉप 10,000 ट्रैक्स में से 7.8% शेयर रखता है, जो कुछ साल पहले 2021 में सिर्फ 3.8% था। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। RRR के म्यूजिक के लिए तो फिर उसे ऑस्कर भी मिला, तो कॉन्वर्सेशन वहीं पर क्यों रुक गया? क्यों हमने ये नहीं सोचा कि तेलुगु सिनेमा को एक ग्लोबल IP बनाया जाए? धुरंधर जापान जा रहा है, ये एक फैक्ट है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल फिल्म का सक्सेस है। यहाँ पर कोई फ्रेमवर्क हमें नजर नहीं आता। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के 2025-26 का पूरा बजट था 3,360 करोड़, और मोर इम्पोर्टेंटली ये पैसे कहां पर खर्च होते हैं हमें पता भी नहीं चलता। इसमें से एक्चुअली कॉन्क्रीट क्या अचीव हो रहा है ये हमें पता भी नहीं चलता। क्या हम इस बात पर फोकस भी कर रहे हैं कि कल्चर की हेल्प से इंडिया की सॉफ्ट पावर डेवलप हो सकती है? इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता। हम मूवीज एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे मूवीज बनाते हैं? अल्फा जैसे भारत के कितने सारे मूवीज ऐसे हैं जहां सीन बाय सीन सब कुछ कितने ग्लोबल मूवीज से उठाया जाता है। हमारे म्यूजिक में एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम एक्चुअल पॉपुलर इंग्लिश और स्पेनिश सॉन्ग्स फॉर एग्जांपल। And आज तक, in spite of suffering so many attacks and fighting so many wars with our absolutely friendly, deadly and piece of shit neighbor, we still have movies that talk about अमन की आशा। It's not अमन की आशा, ये अमन का तमाशा है। और ये गोबर हम एक्चुअली दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे कल्चर के नाम पे। वाह भाई वाह। So probably it's a good thing that we don't export our movies in the form of culture, because what garbage we actually produce. And इसमें कोई एक्सक्यूज ही नहीं है उन प्रोडक्शन हाउसेस के पास किस चीज की कमी है? पैसे की? नो। टैलेंट की? नो। Then what is the reason why? What's the reason for producing such mediocre cinema? That being said, पिछले 1-2 सालों में मैंने थोड़े से ऐसे मूवीज देखे हैं that are genuinely a breath of fresh air, जैसे मराठी में अप्रैल में 99 हो, या फिर नेटफ्लिक्स पर बारामूला हो, which was genuinely great filmmaking and that just gives me a little hope. But इन सारे फिल्मों को हम as exports नहीं मानते। साउथ कोरिया ने 2024 में सिर्फ कंटेंट एक्सपोर्ट्स के लिए 1.3 बिलियन अलग से लगाए, यानी म्यूजिक, फिल्म्स, गेम्स और वेबटून्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। ये अकेला फिगर इंडिया के पूरे कल्चर बजट से 3 गुना ज्यादा है। और रिजल्ट,
इंडिया की पूरी ओवरसीज बॉक्स ऑफिस 2023 में $337 मिलियन की थी। साउथ कोरिया के टोटल कंटेंट एक्सपोर्ट्स 2024 में $14.08 बिलियन थे। 40 गुना का फर्क है। और टूरिज्म में भी यही कहानी दिखती है। 2024 में इंडिया में 9.95 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए। उसी साल साउथ कोरिया में आए 16.37 मिलियन टूरिस्ट। एक ऐसा देश जिसके पास ताजमहल नहीं है, हिमालय नहीं है, ना ही गोवा के बीचेस हैं, लेकिन उसके पास BTS है, स्क्विड गेम है और के ब्यूटी का सॉफ्ट पावर है। वो इंडिया से ऑलमोस्ट डबल टूरिस्ट लाता है। ये एक पैटर्न दिखाता है कि इंडिया के पास टैलेंट तो है, कंटेंट तो है, ऑडियंस भी है, लेकिन साउथ कोरिया के पास एक सिस्टम है, एक गवर्नमेंट है जो कल्चर को एंटरटेनमेंट नहीं इंडस्ट्री समझता है। एक ऐसा विजन है जो कल्चर को एक्सपोर्ट करना जानता है। 1997 में कोरिया ने डिसाइड किया था कि कल्चर भी Hyundai जैसी कार्स की तरह ही एक्सपोर्ट किया जा सकता है और इस बात में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, स्केल किया गया है और उसका रिजल्ट $14 बिलियन का आज दिख रहा है। आज इंडिया के पास वही सब कुछ है जो साउथ कोरिया के पास 1997 में था। एक टैलेंटेड पॉपुलेशन, इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतनी बड़ी हिस्ट्री, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी। एक चीज बताइए जो हमारे पास नहीं। एक्चुअली सोचा जाए तो एक ही चीज तो नहीं है हमारे पास, वो है विजन। एक्सपोर्ट और डाई, वही मंत्र जो कोरिया ने अपनाया था आज हमें अपनाने की जरूरत है। हमें आज ये रियलाइज करना ही होगा कि अगर हम हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स को एक्सपांड नहीं कर सकते तो फिर धीरे धीरे हमारे सारे बिजनेसेस डोमेस्टिक मार्केट्स में भी मर जाएंगे। चाइना आएगा या फिर कोई और देश जो अपना कल्चर वहां से उठाकर यहाँ आएगा, उनका कल्चर हमें एक्सपोर्ट करेगा और हमारे कल्चर को टाटा गुड बाय कहेगा। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग को सरवाइव करने के लिए हमें एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनना ही होगा। इसके लिए लोगों को हमारे कल्चर में इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, अगली जनरेशन तक हमारे कल्चर को पहुंचाना होगा। कुछ दिनों पहले मैं ये सोच रहा था कि हमारे देश में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं जो लुप्त होती जा रही हैं। 30-40 साल पहले नए नए ऑथर्स थे जो लोकल लैंग्वेजेस में नॉवेल्स लिखा करते थे, लेकिन आज की जनरेशन में इंग्लिश को छोड़ के किसी भी दूसरी लैंग्वेज में कोई नॉवेल्स कहाँ लिखता है। और ये बात सिर्फ लैंग्वेजेस की नहीं है, ये बात कल्चर की है, क्योंकि ऐसी कितनी बातें होती हैं जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो धीरे धीरे वो फ्लेवर ही मिसिंग सा हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही लैंग्वेजेस फेड होती जाती है। आज कितने हाउस होल्ड्स हैं जो हमारे ही घर में समझते हैं कि हमारी मदर टंग में बात करने से ज्यादा अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो फिर वो एक हाई स्टेटस का लक्षण है, वो एक डेवलप्ड हाउस होल्ड का लक्षण। और यहीं से हमारा कल्चर लुप्त होता जाता है। हम हमारे कल्चर की हमारे घर में ही इज्जत नहीं करते तो एक्सपोर्ट क्या घंटा करेंगे। भारत में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, लिटरली हमारा फूड हर 10-20 किलोमीटर में बदलता है, लेकिन फिर भी भारत का जो सबसे वेल नोन फूड एक्सपोर्ट है इज बटर चिकन टिक्का। जब हम हमारे हनीमून के लिए ऑस्ट्रिया गए थे तब हमारी जो गाइड थी वो कह रही थी कि इंडियन फूड बटर चिकन टिक्का। आई वाज लाइक नहीं, देयर इज सो मच मोर फूड, देयर इज सो मच वैरायटी। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनली सबसे ज्यादा इंडियन फूड रेस्टोरेंट्स पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज और नेपाली लोग चलाते हैं, नॉट इंडियंस। एंड इसका रिकॉर्ड ना कि हमारे एम्बेसी के पास होता है, इसके ना हम लोगों से कोई चार्जेस कलेक्ट करते हैं, ना कि कोई रजिस्ट्रेशन होती है। तो अगर ये रेस्टोरेंट्स बुरा खाना लोगों को खिलाएंगे, अडल्ट्रेटेड फूड लोगों को खिलाएंगे, तो नाम इंडियन फूड, इंडियन क्यूजीन का बर्बाद होता है। एंड आवर मिनिस्ट्रीज जस्ट डोंट सीम टू केयर। इन सारी चीजों को हमें रिक्लेम करने की जरूरत है। इनफैक्ट हम हमारे फैशन को, हमारे ही आर्ट को हम बिल्कुल भी रिक्लेम नहीं करते। एंड आपने इंटरनेट पर देखे ही होंगे कि प्राड़ा का वो कोल्हापुरी चप्पल के साथ इशू हो गया था। स्कैंडिनेवियन स्कार्फ अब एक फैशन एक्सेसरी बन गया है जो लिटरली भारत के 2000s में एक फैशन ट्रेंड था। एंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग कि हम इस कल्चर को इंडियन, इस फैशन को इंडियन, इस फूड को इंडियन नहीं बताते। एंड because Pakistan unfortunately was of the same geographical area as India, they claim everything as theirs. वो बार बार इंटरनेट पर यही कहते रहेंगे, AI को इसी तरह से ट्रेन करेंगे कि नहीं चूड़ियाँ पाकिस्तानी है, नहीं साड़ी पाकिस्तानी है, नहीं ये खाना पाकिस्तानी है, no the Indus Valley civilization was Pakistani, no the Mauryas were a Pakistani dynasty, and yes, this is what they had actually claimed in the expo in Dubai, that
they had shown a timeline of India and said that the Mauryas were a Pakistani empire. That makes no sense. But हम हमारी हिस्ट्री को रिक्लेम नहीं करते, हम हमारी हिस्ट्री को प्राउडली नहीं बताते, इसीलिए हमारे नेबर्स जैसे डिसइंजेन्युअस फ्रॉड्स उसे खुद का क्लेम करते हैं. Let's at least start from there. The last thing I want to say is Korean skincare has its own market, Japanese skincare has its own market. However, Indian Ayurveda also has its own market, लेकिन उसे dominate करते हैं चंद कुछ brands that are actually based abroad, जिनका भारत से, जिनका आयुर्वेद से कोई connection है ही नहीं, except that they were from India at some point of time. तो हम आयुर्वेद को भी सही से मार्केट नहीं कर सकते. हम आयुर्वेद के जो सारे टेक्स्ट है, जो सारे प्रोसेसेस है, जो सारे ट्रीटमेंट्स है, उससे भी सही तरह से मार्केट नहीं कर सकते. एंड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. चाइनीज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को एक्चुअली एज अ डिसिप्लिन एक्सपोर्ट करता है. देयर आर एक्चुअल टीचर्स फॉर इट, देयर आर एक्चुअल ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर्स जो इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाते हैं अबाउट हाउ दे हील डिफरेंट थिंग्स यूजिंग डिफरेंट हर्ब्स, डिफरेंट टीज, बेसिकली काढ़ास. ये सारी चीज़ें लोग बहुत वैलिड मानते हैं, बट दैट सेम सॉर्ट ऑफ रिगर इज नॉट फॉलोड इन केस ऑफ आयुर्वेद. उसे हमारे ही लोग डिस्कार्ड कर देते हैं. हमारे ही लोग आयुर्वेद, योगा, इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते एंड हम बस उसे दुनिया को फ्री में दे देते हैं एंड वी नेवर get anything in return. अगर आप हमारे मैसेज से सहमत है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए और अगली स्टोरी कौन से देश के बारे में होनी चाहिए हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि दुनिया भर का बेस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है.